हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप ध्यानी। यू आर वाचिंग माय चैनल। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना पहला चैप्टर जो था सीएमए फाउंडेशन का, हमने पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का फिनिश कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का हम अपना दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, दूसरे लेक्चर का नाम है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है गाइस, हमें डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। तो गाइज मैं समझाना चाहता हूँ कि डिमांड क्या होता है कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम सामान खरीदते हैं ना, क्या नाम, अंकल जी वो दे दीजिए, अंकल जी साबुन की टिक्की दे दीजिए, अंकल जी दाल दे दीजिए, अंकल जी चीनी दे दीजिए। तो ये जो चीजें हम मांगते हैं, यानी कस्टमर जो है वो प्रोड्यूसर से, यानी सामान को बेचने वाले से, सेलर से जो सामान को मांगता है उसको हम कहते हैं डिमांड। ठीक है ना गाइस, सिंपल सा है। जब हम ग्राहक दुकानदार से सामान मांगता है, इस सामान को हम कहते हैं डिमांड। और वहीं पर जब हमने सामान मांगा तो उसको हमने बोला डिमांड। लेकिन अगर जब दुकानदार हमें सामान देता है, कि हमने बता दिया दुकानदार को कि ये चीजें हमें चाहिए, तो दुकानदार जब दुकानदार हमें देता है तो उसको सप्लाई कहते हैं। वो हमारा बात का टॉपिक है। पहला है हमारा डिमांड, यानी जब हमने पहले ग्राहक को, दुकानदार को बोला कि सर हमें ये चीजें सामान चाहिए, तो उसको कहते हैं डिमांड, यानी मांग। डिमांड का मतलब मांग। और सप्लाई का मतलब होता है जब दुकानदार हमें सामान देता है, यानी सप्लाई करता है, तो उसको सप्लाई करते हैं, जो कि हमारा बात का टॉपिक है। पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिमांड। तो मेरे दोस्तों, आज पढ़ते हैं, हम डिमांड का स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तैयारी चल रही होगी आपकी दिसंबर की, तो तैयारी आप करते रहिएगा साथ साथ। चलिए साहब दोस्तों, डिमांड पढ़ते हैं। डिमांड मीन डिजायर, बट इन इकोनॉमिक डिमांड मीन्स डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंग टू पे द प्राइस। ये कहना चाह रहे हैं साहब, डिमांड का मतलब होता है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी सामान को खरीदने की। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी सामान को खरीदने की। डिजायर यानी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए किसी सामान को खरीदने की। और परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए आपके पास। और विलिंग टू पे द प्राइस, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और आप पैसा पे करने की क्षमता भी रखते हैं। परचेजिंग पावर मतलब पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और पे द विलिंग टू पे द प्राइस, यानी आप पैसा पे करना भी चाहते हैं। पता चले पैसा तो है लेकिन आप कंजूस है, आप पे नहीं करना चाहते, तो बिना पैसे के तो आपको सामान नहीं मिलेगा ना। सिंपल सा है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। पहला है हमारा, अगर मैं बात करूं सिंपली, तो पहला है इच्छा होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और तीसरा है आपके पास क्या होना चाहिए, पैसे को पे करने की क्षमता होनी चाहिए। पैसे पे करने की एबिलिटी, क्षमता, क्षमता जिसे हम कहते हैं। डिमांड का मतलब देयर इज अ डिजायर, विलिंग टू पे एंड हैव परचेजिंग पावर। अगर ये तीन चीजें हैं कि आपके पास डिजायर यानी इच्छा भी है, परचेजिंग पावर यानी खरीदने के लिए पैसा भी है, और तीसरा आप उस पैसे को पे भी करना चाहते हो दुकानदार को, क्योंकि फ्री में तो आपको कोई सामान मिलेगा नहीं। आपके पास डिजायर हो, आपके पास परचेजिंग पावर हो, और आप विलिंग टू पे द प्राइस टू द सप्लायर, तो इट इज नोन एज डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो ये बात बताता है, सिंपली ध्यान रखना बस इस चीज को, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, हमारी नॉर्मल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप, मान लीजिए दाल जो है ना, मान लीजिए अरहर की दाल ही मान लीजिए, अरहर, अरहर मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। मान लीजिए मेरे दोस्तों, अरहर जो है ना, 1 केजी जो है वो पड़ती है आपको 100 रुपए की। मानते हैं मेरे दोस्तों 1 किलो अरहर पड़ती है 100 रुपए की। मान लीजिए महंगाई बढ़ जाए और 1 किलो अरहर हो गई अब 200 रुपए की। 1 किलो अरहर 200 की हो गई, डबल हो गई। मान लीजिए, कई बार होता है, आपने देखा हो, टमाटर अभी 10 रुपए किलो चल रहे थे, अचानक ही 60, कितने 600 गुना बढ़ चुका है। तो होता क्या, इसका इफेक्ट देखना आप। जब आप दाल 100 रुपए किलो थी, तो आप क्या करते थे मेरे दोस्तों, मान लीजिए महीने के लिए आप 3 किलो ले लेते थे दाल। लेकिन जिस वजह से आपको महंगी हो गई, तो आप इसको 1.5 किलो कर दोगे या उससे भी कम कर दोगे, क्योंकि दाल महंगी होगी। तो आप सोचोगे कि यार मैं कोई सस्ती चीज खरीदूंगा, कोई और दूसरी दाल खरीदूंगा, या फिर आप बोलोगे कि मैं क्या खरीदूंगा, कोई सब्जी खरीद लूंगा, यार ये तो बहुत महंगी पड़ रही है, मुझे दुगनी पड़ रही है, दो गुनी पड़ रही है। तो दोस्तों यही होता है, कहा जाता है कि जब ना प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, मान लीजिए किसी भी सब्जी का, किसी भी सामान का जब प्राइस बढ़ता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि मेरे एग्जांपल में अरहर जो है वो क्या था,
अरहर का प्राइस बढ़ गया तो अरहर की मैंने जो डिमांड जो है कम कर दी। पहले मैं 3 किलो लेता था, आज मैं 1.5 किलो ले रहा हूँ। तो सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड घटती है, और जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट whenever there is a increase in price of product, decrease in quantity, जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है देन रेट्रोस्पेक्टिवली देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी। ओके, उसी तरीके से अगर प्राइस कम होता है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट देन देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। पहले लॉ तो पढ़ लेना ऑफ डिमांड, ये पढ़ लेते हैं। इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कि एक के चेंज होने पर दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक के चेंज होने पर दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये माना जाता है कि केवल हम प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम किसी और की चीज की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। All other things remain constant. If the price rises, demand is decreased. If the price falls, demand will increase. It means there is an inverse relationship between price and demand. ठीक है ना, सिंपल था, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। देखिए ना, इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी। तो सिंपल सा है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, देयर इज अ respectively there is a decrease in the demand, और अगर if there is a decrease in price then there is a increase in demand। सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि गाइस अगर आपके प्राइस बढ़ते हैं, अगर आपके प्राइस बढ़ते हैं तो आपका डिमांड क्या होता है, कम होता है, और अगर आपके प्राइस कम होते हैं तो आपका डिमांड जो है बढ़ता है। यानी इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ा तो वो कम हो जाएगा, अगर ये कम हुआ तो वो बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशनशिप है। It explains the functional relationship between price and quantity demanded. According to law of demand, when all other things remain constant, if the price rises, demand is decreased. If the price falls, demand will increase. It means there is an inverse relationship between price and demand. तो ये है मेरे दोस्तों फंडामेंटल। डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि क्या नाम है, 10 रुपए पर इतना सामान खरीदा, फिर मैंने अपना प्राइस बढ़ाया 20 रुपए कर दिया मान लीजिए। तो डिमांड शेड्यूल जो होता है ना, एक का क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना टेबुलर फॉर्म। सिंपल सा है कि मेरा प्राइस कितना था तो मेरी क्वांटिटी कितनी थी, ये 4-5 कॉम्बिनेशन होते हैं। इन कॉम्बिनेशन को जब मैं टेबुलर फॉर्म में रखता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ डिमांड शेड्यूल। ये 2 तरह का होता है। जब मैं किसी एक व्यक्ति का देखता हूँ, जब मैं ये टेबुलर मतलब ये डिमांड और प्राइस के जो चेंजेस हो रहे हैं वो अगर मैं किसी एक व्यक्ति का देखता हूं तो उसको मैं कहता हूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब अगर मैं पूरी कस्टमर को देखता हूं, यानी कस्टमर के समूह को देखता हूं जो मार्केट बनाते हैं, तो उसको मैं कहता हूं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मेरे दोस्तों डिमांड शेड्यूल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस एट अ पर्टिकुलर लेवल। दोस्तों जो डिमांड शेड्यूल है वो क्या है, जो क्या नाम है इसका, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी टेबुलर फॉर्म में एक हमारा शेड्यूल है जिसमें बताता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखना प्राइस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, प्राइस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो डिमांड के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी एक व्यक्ति का है ये तो मेरा कहला जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और यहीं पर अगर ये मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितने भी कस्टमर है, उनका टोटल का है तो उसको मैं कहलाता है ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। मेरे दोस्तों होप सो क्लियर। अब हम इनको बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं अपनी। It shows the various quantities of the goods that are demanded at various levels of price. There are 2 types of demand schedule, individual demand schedule or market demand schedule. It shows the various quantities of goods that are demanded by an individual various levels of prices in the market, है ना। अलग अलग प्राइजेस ऑफ अलग अलग प्राइजेस पर क्या डिमांड कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर, वो मेरा कहलाता है इतना। मान लीजिए जब प्राइस 5 था तो मेरी डिमांड 10 थी, यानी मैं 10 सामान खरीदता था। अब देखिए प्राइस कम होगा तो मैंने बताया था इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस कम हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। देखना ये 5 से 4 हुआ तो देखो ये 10 से 20 हो गया, बढ़ गया। ये 4 से 3 हुआ तो देखो ये 20 से 30 हो गया, बढ़ गया। ये 3 से 2 हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। ये 2 से 1 हो रहा है तो कम हो रहा है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस कम होगा तो आप सामान ज्यादा खरीदोगे यानी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो सामान महंगा हो गया तो आप सामान को कम खरीदोगे। तो नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं।
अगर एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं हम ये चीजें, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इसको हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। मैंने कहा ना, कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में जो दिखाते हैं हम, एक टेबल की फॉर्म में जो चीजें दिखाते हैं हम। तो वो ये क्या नाम है उसका, जब हमारी प्राइस, ये प्राइस हो गए वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी रख दी। जब 5 थे प्राइस, तो हमारी डिमांड 10 हुई। जैसी प्राइस कम होते कि हमारी डिमांड बढ़ती गई। तो ये जो हमारा शेड्यूल, ये जो हमारे ये बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डिमांड कर्व कहलाया जाएगा ये हमारा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इंडिविजुअल है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। It shows the various quantities of the goods that are demanded by all the consumer in the market of various levels of prices in the market. When the individual demands are added, market demand can be obtained. ये कह रहा है कि क्या नाम है इसका, जब इंडिविजुअल डिमांड को हम टोटल कर देते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड वो मेरा कहलाता है। देखना आप, मान लीजिए ये प्राइस ऑफ गुड एक्स है, ठीक है। आपको अगर हम प्राइस यहाँ 10 से 8 फिर 6 फिर 4 फिर 3, अगर प्राइस गिर रहे हैं तो क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। तो आप मान के चल चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड से आप समझ चुके हैं। अब ये ना अलग अलग कस्टमर है, मान लीजिए किसी एक मार्केट का, हम छोटा सा एग्जांपल अपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, कि मान लीजिए 3 कस्टमर थे उस मार्केट में। 3 कस्टमर थे, ए कस्टमर, बी कस्टमर और सी कस्टमर। इन तीनों को जोड़ेंगे हम, इनकी क्वांटिटी को जोड़ेंगे हम, तो वो मेरा बन जाएगा डिमांड, यानी मार्केट का डिमांड। ए कस्टमर पर मेरा क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी 100, फिर 125, फिर 175, फिर 250, फिर 325। मैंने कहा ना, जैसे जैसे प्राइस मेरा कम होते जाएगा, मेरी जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और डिमांड बी में 150, 200, 250, 300, 400। और डिमांड सी 50, 60, 80, इतना। मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, ये हो जाएगा 250, 250 और 50, 300। सॉरी, ये 300 होगा दोस्तों। ये आप देख रहे हैं 200 और ये 300 होगा दोस्तों, ये 300, ठीक है ना। तो ये हमने इनका टोटल कर लिया। तो इसी तरीके से आप, ये तो हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म में ना दोस्तों। तो ये मेरा हुआ मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब टेबुलर फॉर्म में, जब हम अपनी डिटेल को टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, उसको जब हम कर्व के ग्राफिकल ग्राफ के तौर पर दिखाते हैं, तो वो मेरा कर्व बन जाता है। ये भी मेरा शेड्यूल है। अब देखते हैं उसको हम। ये देखिए, यहाँ पर हमने इंडिविजुअल बनाया है, ए का, फिर बी का, फिर सी का, और यहाँ पर हमने जो मार्केट का बना दिया है। मार्केट का हमने किस तरीके से, किससे बनाया है, ये मेरा प्राइस हो गया, ये वाले पूरे। और ये मेरा हो गया अगर मैं मार्केट का बनाऊंगा तो ये बनेगा मार्केट का, इसके बेस पर। ये मेरा मार्केट का कर्व हो गया। Whether the individual demand curve or market demand curve slope downward from left to right, because there is an inverse relationship between the price and the demand। ये दोस्तों लगभग बार बार ये बोला जाएगा कि जब स्लोप डाउनवर्ड होता है, जब स्लोप डाउनवर्ड होता है ना कोई भी कर्व, स्लोप डाउनवर्ड आप देख रहे हैं, स्लोप डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की ओर। इसका रीजन होता है कि देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो चीजों के बीच में, तो उनसे बनने वाला जो जो डायग्राम है, जो उनसे बनने वाला ग्राफ है, वो मेरा इनवर्स स्लोप करता है डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की ओर। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये मेरा कहलाया जाता है स्लोप डाउनवर्ड। ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल सा रीजन अगर एक नंबर में आ सकता है कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों करता है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मैंने बताया था ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी, और अगर आपका प्राइस जो है वो कम होगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण जो मेरा स्लोप होता है कर्व का, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। आप देख रहे हैं, ये भी ऊपर से नीचे की ओर, ये भी ऊपर से नीचे की ओर, ये भी ऊपर से मेरा नीचे की ओर। तो सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू द
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों। कॉजेस फॉर फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है ना गाइज, जैसे जैसे हम क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे हम क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे मेरी यूटिलिटी यानी जो मेरी संतुष्टि होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर कोई खाना खाना जाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि आप जब आप स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हो खाना खाना, या शादी शादी में ही मान लीजिए आप खाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत खाते हो, लेकिन जैसे जैसे आप खाना खाना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी भूख खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है एक कस्टमर की संतुष्टि। कहते हैं कि जैसे जैसे कस्टमर क्वांटिटी को कंज्यूम करता रहता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो यूटिलिटी है यानी उसकी जो संतुष्टि है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो देखो आप, आपने क्वांटिटी को कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी यानी संतुष्टि जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो आपकी यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी। यार आप मान ली शादी में गए, आपने 4 नान खा ली, उसके बाद आपकी भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी ना। तो ये रीजन होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इसको समझ लीजिएगा आप। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब गाइस, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि जिसको एक की मतलब हम जिसको एक प्रोडक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए खत्म हो गया, तो उसकी जगह अगर हम किसी और प्रोडक्ट को यूज कर लें, जैसे कि ऑफिस में देख लीजिए आप, ऑफिस में मान लीजिए एक बंदा छोड़कर चला गया, तो उसकी जगह हम दूसरे को रिप्लेस करते हैं, या फिर हम अपनी इंटरनली जो टीम है उसमें काम बांट देते हैं। तो सब्सटीट्यूट का मतलब चेंज करना। देखना, एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं हम। टी और कॉफी जो है ना, वो बेहतरीन एग्जांपल है। टी और कॉफी जो है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है सब्सटीट्यूट के। ठीक है, अब देखना टी और कॉफी। मान लीजिए आप, टी के प्राइस जो है ना वो बढ़ गए। आप ध्यान से समझना, टी और कॉफी सिमिलर है मान लीजिए। अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, टी के प्राइस अगर बढ़ गए, तो क्या लोग टी को खरीदेंगे यानी चाय चाय को खरीदेंगे? नहीं। तो जो टी की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। लोग क्या करेंगे, अगर टी क्या हो जाएगी, टी अगर महंगी होगी तो क्वांटिटी यानी अब लोग कॉफी ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? मान लीजिए अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग क्या है, चाय ज्यादा पियेंगे क्योंकि कॉफी महंगी है। तो लोग क्या करेंगे, ये। तो इनवर्स रिलेशनशिप के कारण भी, यानी सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में देखना क्या होता है। इनकम, मान लीजिए आपकी इनकम जो है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में ना दोस्तों वाई से नोट कर दें, वाई से। मान लीजिए अगर आपकी इनकम जो है बढ़ती है, ठीक है, आपकी अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, the income effect tells that real income of the consumer rises due to fall in the price level, so the purchaser more and goods when the price falls. This is said to be the income effect। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर प्राइस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या करेगा, जिसकी इनकम बढ़ेगी वो क्या करेगा, क्वांटिटी को और ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस जैसी गिरे, अगर प्राइस फॉल हुए तो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। ठीक है, ये इनकम इफेक्ट है। न्यू बायर्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं यानी क्वांटिटी प्राइस जो है वो गिरते हैं और बहुत सारे कंज्यूमर और आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा सामान खरीदेंगे। यानी कंज्यूमर ज्यादा आएंगे तो वो क्या करेंगे, सामान को ज्यादा खरीदेंगे। तो यही बोलना चाह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी क्वांटिटी के प्राइस जो है वो कम हो जाए, न्यू कंज्यूमर आर अटैच्ड टू कमोडिटी बिकॉज व्हेन प्राइस लेवल फॉल्स इट बिकम चीपर, है ना, चीपर, सस्ता हो जाएगा। सो डिमांड विल राइज विद द प्राइस फॉल्स। यानी न्यू कंज्यूमर आ गया, नहीं जब जैसे हमने कहा कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा जैसी ज्यादा ज्यादा होती जाती है,
तो हम सामान को उतना ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना। तो वही कहना चाह रहा है कि प्राइस तो गिर गए आपके, अगर नए बायर आ रहे हैं प्राइस गिर गए, प्राइस सस्ते हो गए, ऊपर से नए बायर आ गए तो वो तो और सामान खरीदेंगे, तो यानी प्राइस गिरे, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर भी हो गया। तो इस वजह से हमारा हो जाएगा ओल्ड बायर्स, when the price of quantity decreases, the old buyer purchase more goods than before, so the demand will increase। वही that is the demand curve to down front था, सिंपल सा है। ओल्ड बायर्स कहने का भी कंसेप्ट इनका यहाँ पर यह है कि तो प्राइस आपके गिर गए, मान लीजिए आपके प्राइस गिर गए और ओल्ड कंज्यूमर जो है दबा दब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस गिरे, क्वांटिटी ओल्ड बायर खरीद रहे हैं, यानी इनवर्स रिलेशनशिप, एक तो प्राइस गिर रहे हैं और आपके जो ओल्ड कंज्यूमर है वो क्या कर रहे हैं, आपके ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीद रहे हैं। अब ये बोलना चाह रहे हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि देखो हमने क्या बोला कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर मेरे प्राइस गिरेंगे, तो मेरी जो डिमांड है यानी क्वांटिटी जो बढ़ेगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना जा रहा है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उल्टा ही होगा कि प्राइस भी बढ़ेंगे और मतलब आपके प्राइस ही बढ़ेंगे तब भी हम क्वांटिटी खरीदेंगे। सोचना, एक्सेप्शन का मतलब है कि कहते हैं ना अपवाद, कहते हैं अपवाद कहने का मतलब होता है यहाँ पर कि आपका प्राइस तो बढ़ेगा। होता क्या था लॉ ऑफ डिमांड में, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्राइस बढ़ने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं वो कहां पर होता है ऐसा। कुछ देखिए, आप देखना, मान लीजिए क्या होता था, ये देखना, अगर मेरा प्राइस मान लीजिए यहाँ पर था और क्वांटिटी मेरी यहाँ पर थी, जब मेरा प्राइस कम होता था तो मैं और क्वांटिटी खरीदता था। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब इस केस में क्या होगा कि आपके अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी आपका जो डिमांड है ना ऐसे बनेगा। पहले बनता था ना आपका ऐसा ऊपर से नीचे का, अब आपका नीचे से ऊपर का बनेगा। तो देखना वो क्या है, सिंपल से रीजन है, कोई नहीं है। इनको ना आप दो मान लीजिएगा, गिफन पैराडॉक्स अलग होते हैं, नेसेसरी गुड्स अलग होते हैं। या मान लीजिए सिंगल सिंपल है, गिफन जो है ना सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था गाइस, ब्रिटेन में ना कुछ मजदूर थे, वो लोग क्या करते थे, मीट होती है और जो ब्रेड होता है ना उसको साथ में खाते थे, मीट और ब्रेड को साथ में खाते थे। तो वहां पर क्या हुआ ना, जो ब्रेड के प्राइस थे ना वो बढ़ गए थे, अचानक ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे। तो क्या होता है, जब मान लीजिए प्राइस बढ़ गए, मान लीजिए ब्रेड के प्राइस जो है बढ़ गए, तो अब क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। लेकिन मान लीजिए जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है गाइस, उसको क्या फर्क पड़ेगा प्राइस बढ़े या बढ़े। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को शराब पीने का शौक है, चाहे प्राइस बढ़े या ना बढ़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खरीदेगा तो खरीदेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खरीदेगा तो खरीदेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि क्या हुआ था कि ब्रेड के ब्रिटेन में क्या होता है, जो होता है ना लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो लोग अपनी जो कमाते थे और उस कमाई का जो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो मान लीजिए ब्रेड और मीट करते थे। तो ब्रेड ना महंगी हो गई, तो महंगी होने की बजाय उन्होंने क्या किया, मीट को कम कर दिया लेकिन ब्रेड को कम नहीं किया। ब्रेड का प्राइस बढ़ा फिर भी उनकी क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ी। ब्रेड का प्राइस बढ़ा फिर भी उनकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई उनकी। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड गिवन। और नेसेसरी भी देख लीजिए आप, जो जो सामान आपके लिए जरूरी है तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे साहब। आप खाना क्या नाम है इसका, आप खरीदोगे ही खरीदोगे। मान लीजिए आपकी नमक हो गया, नमक चाहे महंगा हो, नमक की थैली मान लीजिए महंगा हो चाहे सस्ता हो, आप पहले भी एक थैली खरीदते थे और अभी भी एक थैली खरीदेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेसेसरी है तो है। ऐसी जो गिफन पैराडॉक्स जो है सर रॉबर्ट गिफन ने बताया था कि ब्रिटेन में जो मजदूर थे वो अपने खाने के लिए जो है वो मीट और ब्रेड का इस्तेमाल करते थे। वहां पर किसी कारणवश ब्रेड जो है वो महंगा हो गया, तो उन लोगों ने ब्रेड को नहीं छोड़ा, उन्होंने मीट का कंजम्पशन जो है ना वो कम कर दिया, लेकिन ब्रेड जितना वो खाते थे उन्होंने उतना ही रखा। तो प्राइस तो बढ़ गया ब्रेड का, लेकिन क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वांटिटी उतनी ही रही या बढ़ी। तो ये मेरा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। होप सो गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। स्पेक्यूलेशन जिसे हम कहते हैं ना अनुमान लगाना, आज बारिश हो सकती है, आज मैं गांव घूमने जा सकता हूँ, स्पेक्यूलेशन। देखना दोस्तों मेरा क्या होता है, मान लीजिए आप देख रहे हो अब लॉकडाउन में क्या हुआ है, रिलायंस जियो को धबाधब पैसा मिला इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है ना। लोगों ने उनके शेयर्स खरीदे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो अदर सऊदी अरब की कंपनियां हो। तो स्पेक्यूलेशन मतलब अंदाजा लग रहा है कि अभी इसका प्राइस बढ़ रहा है और हमें पता है कि और प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए जियो का जो शेयर प्राइस है वो क्या बढ़ रहा है, और हमें यह भी पता है कि अभी बढ़ेगा। और
तो चाहे कितना महंगा हो जाए मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मान लीजिए 100 रुपए का भले ही मुझे 1000 रुपए में पड़ रहा है, फिर भी ये 2 साल बाद मुझे 15,000 1500 का पड़ जाएगा। कोई चीज जो आपको पता है कि महंगी हो रही है और आपको पता है कि भविष्य में और महंगी होगी, तो भी आप उसको महंगे प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको स्पेकुलेशन यानी अनुमान है कि जियो तो भाई अब छा जाएगा, अब एयरटेल वोडाफोन दोनों को ही क्या कर जाएगा, बीट कर जाएगा। वैसे तो कर चुका है वो, लेकिन आपको अंदाजा है कि आने वाले समय में इसकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी। तो यहां पर ये बोला जाता है कि स्पेकुलेशन यानी अनुमान आपका ये है कि जियो के जो शेयर प्राइस है बढ़ रहे हैं और आप बढ़े हुए प्राइस पर भी खरीदने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे मुनाफा फिर भी दे जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। भले मैं इसको 100 वाले को 1000 पे खरीद लूँ, ये मुझे 2000 पर मैं जब बेचूंगा तो 2000 निकल जाएंगे मेरे पर शेयर जो प्राइस है। स्पेकुलेशन का मतलब है आप अनुमान लगा रहे हो। समटाइम्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी माइट इंक्रीजिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर, यानी आपके प्राइस आपने बढ़े हुए प्राइस पर खरीद रहे हो, लेकिन स्टिल इसके प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको तो मुनाफा देगा ना। 100 का आपने भले ही 1000 में खरीद लिया, और अगर आपने 2 साल रखकर आपने 2000 में उसको बेच भी दिया, तो आपको तो मुनाफा हो गया है मोटा मोटा। द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस देन दे डिड एट द लोअर प्राइस। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड है, यानी प्राइस बढ़ रहा है फिर भी आपकी क्वांटिटी जो है बढ़ रही है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का अब मतलब क्या नाम है, अवेलना है, एक्सेप्शन है। कॉन्स्पिशियस गुड्स यानी जिसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा, जो आपके समाज में आपको सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। तो आपने देखा होगा लोग महंगी से महंगी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, यानी समाज में यानी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को दिखाया जा सके। तो कहीं दिखावे के लिए हम लोग महंगी चीज खरीद लेते हैं, उसका प्राइस भले ही कितना बढ़ जाए फिर भी हम उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। लैम्बोर्गिनी हो गया, BMW हो गया, ऑडी हो गया, भले इसका प्राइस कितना बढ़ जाए, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हम केवल दिखाने के लिए उसका भले ही प्राइस कितना हो जाए, हम उसको बड़े हुए प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कॉन्स्पिशियस मतलब कोई एक जो समाज को दिखाने के लिए हम सामान खरीदते हैं, है ना। आपको हेडफोन खरीदना है तो आप महंगे से महंगा खरीदोगे, ताकि आप लोग अगर आपके घर में आए, ओ यार आपके पास तो ये है। तो लोगों को दिखाने के लिए भी हमें क्या होता है, कई बार बढ़े हुए प्राइस पर हम सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीज आर सर्टन गुड्स विच आर परचेजेस टू प्रोजेक्ट द स्टेटस, आपकी प्रतिष्ठा को दिखाए, आपका स्टेटस दिखाए, एंड प्रेस्टीज यानी अपनी प्रतिष्ठा को दिखाए ऑफ द कंज्यूमर। एग्जांपल एक्सपेंसिव कार, आप एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हो ताकि आपके रिलेटिव जो देखे वो यार ये तो पैसे वाला आदमी है। डायमंड ज्वेलरी आप लेते हैं, डायमंड ज्वेलरी आप शादियों में जो लेडीज होती है डायमंड ज्वेलरी पहनती है वो, ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके, अपने रिलेटिव्स को दिखा सके, अपनी सहेलियों को दिखा सके। सच गुड्स विल बी परचेज मोर एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट अ लोअर प्राइस, यानी वो महंगे से महंगा सामान को खरीदने की कोशिश करती हैं। शेयर्स एट स्पेकुलेटिव मार्केट, मैंने बता दिया सिंपल सा, ये तो हमने स्पेकुलेशन में पढ़ लिया था कि आपको लग रहा है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको बढ़े हुए प्राइस पर भी खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि भले ही आपने महंगा खरीदा है लेकिन ये और आगे बढ़ेगा और आपको मुनाफे का सौदा आपके लिए ये बनेगा। बैंड वैगन इफेक्ट पढ़ते हैं हम। ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? Here the consumer of a commodity is affected by the taste and preference of the social class to which he begins. If playing golf is a fashionable among the corporate executives, then as the price of the golf exercise rises, the demand may increase the demand for such goods to project the position in society. ये कहना चाहता है मेरे दोस्तों कि कई बार क्या होता है, समाज को दिखाने के लिए, मतलब क्या है, हम दिखावे की जिंदगी में ज्यादा रहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एक्सपेंसिव कार्स खरीदना आप पसंद करते हो, आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हो, अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए आप ज्वेलरी खरीदते हो। तो बैंड वैगन इफेक्ट भी यही बोलता है कि मान लीजिए किसी चीज का हमें शौक है तो भले ही उसके प्राइस जो है महंगे हो जाए फिर भी हम खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल लिया कि कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो लोग होते हैं उनको मान लीजिए गोल्फ खेलने का शौक है, तो भले ही गोल्फ के जो प्रोडक्ट हैं यानी जो एक्सेसरीज हैं वो कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने समाज को, अपने आप को समाज में अपने आप को दिखाने के लिए हम उसको महंगे प्राइस पर भी खरीदने के लिए हम उसको तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा बैंड वैगन इफेक्ट होता है। उसके बाद इल्यूजन है, यानी क्या नाम है, हमारे मन में ना ये धारणा बनी हुई है कि जो सामान जितना ज्यादा महंगा होगा वो उतना अच्छा होगा, वो उतना ज्यादा चलेगा, वो उतना ज्यादा उसका यूज होगा, वो उतना ज्यादा हमें बेनिफिट देगा। इल्यूजन का मतलब मन में ये वहम बना हुआ है, मन में ये वहम बना है कि जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा महंगा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यानी जिसका जितना प्राइस ज्यादा होगा हम उसकी उतनी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जिसका प्राइस, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं यार महंगा वाला दिखा, ये सोचकर माइंड में कि यार मान लीजिए आप जींस की पैंट लेते हैं तो आप महंगा वाला ले लेते हैं ताकि यार कम से कम जो मैं खरीद रहा हूँ एक बार पैसा लगाऊं और कम से कम सालों साल चले। आप देखते हैं ना यार, चल यार एक बार पैसा लगा लेते हैं, हम एक बार हम पैसा लगाएंगे ताकि एक बार ही तो पैसा लगे कम से कम। तो ये मेरा दोस्तों होता है बैंड वैगन इफेक्ट।
तो दोस्तों ये मेरी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता था साहब अगर आपके प्राइस बढ़े तो आपकी क्वांटिटी घटेगी, लेकिन एक्सेप्शन बोलता है कि भले ही इन 6 कंडीशन पे भले ही आपके प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी पर कोई नहीं बढ़ रहा है, यानी आपका इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं हो रहा है इन 6 केसेस में। आपका होगा गिफन पैराडॉक्स, ये वाले स्पेकुलेशन, कॉन्स्पिशियस गुड्स, शेयर्स एट स्पेकुलेटिव मार्केट, बैंड वैगन इफेक्ट और इल्यूजन। दोस्तों आज के लिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी सामान को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और उस इच्छा के साथ साथ परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, उसको उस सामान को खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। और पैसा होने से कुछ नहीं हो सकता कि पैसा है, लेकिन आपको खरीदने का मन भी होना चाहिए, आप उस सामान के बदले में पैसा देने के लिए तैयार भी हो। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए यानी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और आपके पास आप उस सामान को खरीदने के लिए पैसे को पे करने के लिए एकदम तैयार हो। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है दोस्तों? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दोस्तों अगर आपके प्राइस बढ़े तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है आप सामान को खरीदना कम कर देते हो क्योंकि सामान महंगा हो चुका है। आप मान लीजिए एक महीने के लिए पर एक परिवार 10 किलो चीनी लेता था, अगर चीनी महंगी हो जाएगी तो वो 6 किलो कर देगा, यानी चीनी को कंज्यूम करना कम कर देगा। महंगा होता है किसी प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस, तो हम सामान को कम कर देते हैं। ये होता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है जिस वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है मेरा डिमांड कर्व? ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड बिटवीन क्वांटिटी। ओके दोस्तों, डिमांड शेड्यूल, जब मैं टेबुलर फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी को दर्शाता हूं, प्राइस एंड क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ ना कि प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी है, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी कितनी है, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी है, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है। इन प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को दर्शाने के लिए जो मैं टेबुलर फॉर्म बनाता हूं इसको मैं बोलता हूं डिमांड शेड्यूल। दो तरह की होती है, किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में मैं उनके प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को दर्शाता हूं तो इसको मैं बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनके प्राइस को मैं टोटल कर देता हूं, उनकी क्वांटिटी को मैं टोटल कर देता हूं, तो तब मैं कहलाता हूं मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इन टेबुलर फॉर्म को जब मैं ग्राफ में दिखाता हूं तो उसको बोलते हैं कर्व, यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब मैं कर्व के फॉर्म में दिखाता हूं तो उसको बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और उसी तरीके से मार्केट के शेड्यूल को, मार्केट के टेबुलर के फॉर्म को मैं कर्व के रूप में दिखाता हूं तो उसको मैं बोलता हूं मार्केट डिमांड कर्व। मेरे दोस्तों होप सो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आराम आराम से हम करते जा रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक को। उसके बाद हमने पढ़ा कॉजेज, यानी जो हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों करता है, ऊपर से नीचे की क्यों क्यों आता है। तो काफी सारे रीजन है, इसमें से पहला रीजन तो आपको मैंने बता दिया, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करते जाते हैं तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है, यानी क्या नाम इसका, क्वांटिटी बढ़ी हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया इसमें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था मैंने, अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, टी को लोग कम खरीदेंगे, टी के प्राइस बढ़े टी को लोग कम खरीदेंगे, फिर कॉफी ज्यादा खरीदेंगे। टी के प्राइस बढ़े, टी की क्वांटिटी आपने कम कर दी तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया।
के प्राइस बढ़े, क्वांटिटी आपने कम कर दी, तो आपका इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। इनकम इफेक्ट, अगर किसी किसी के क्या नाम है उसका, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए और आपकी सैलरी भी बढ़ गई, तो आप दबा दब उस सामान को खरीदो, भैया मौका अच्छा लपेट लो, सामान दबा दब खरीद दो। न्यू बायर्स मतलब प्राइस गिर गए और नए लोग भी मार्केट में जुड़ गए, यानी नए लोग भी आ गए, तो और जो सामान है कंज्यूम करेंगे, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी। प्राइस कम हुए और क्वांटिटी जो की बढ़ा देंगे, तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ओल्ड बायर्स मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं और ओल्ड बायर्स क्या करेंगे, और दबा दब उस सामान को ज्यादा खरीदेंगे, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अब कह रहे हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड रूल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है ना, यहाँ पर लागू नहीं होता। तो क्या ऐसा वो नियम कि आपकी क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो आपकी, यानी आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, ये वाला लॉ इन 6 कंडीशंस पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब वो हम देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है ना, वो है हमारा गिफन पैराडॉक्स, यानी नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी मतलब मैंने एग्जांपल लिया था कि ब्रिटेन में जो मजदूर होते थे वो क्या करते थे, मील और जो मांस है, यानी मांस और जो ब्रेड है वो यूज करते थे। किसी कारणवश, यानी वहां पर जो महामारी आई थी, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस वजह से वहां पर क्या हुआ था कि जो ब्रेड है ना उसके प्राइस क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। लेकिन उन मजदूरों को वो ब्रेड पसंद थी खाने के लिए, और वही उनका खाने का साधन था। भले ही उस ब्रेड के प्राइस बढ़ गए हों, लेकिन उन्होंने उस पर क्वांटिटी को कम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो दूसरी चीज हम वो मीट यूज करते थे, उस मीट का उन्होंने क्या कर दिया, भले ही क्वांटिटी कम कर दी, तो उससे जो पैसा बचता था वो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेड को खरीदने में उस पैसे को लगा दिया। यानी ब्रेड का भले ही प्राइस बढ़ गया, गिफन गुड्स में, गिफन गुड्स कहते हैं इनको हम, भले ही ब्रेड का प्राइस जो है वो बढ़ गया, लेकिन उनकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। नेसेसरी गुड्स का मतलब भी आपको जो आपको चाहिए ही चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए नमक की थैली है, भले इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, तो उसका इफेक्ट हमारे पे नहीं पड़ेगा, तो हमें लेना है तो यानी लेना ही होगा। उसके बाद है स्पेक्यूलेशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है मेरा स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन कहने का मतलब होता है कि अंदाजा लगाना। अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ रहा है और आपको ये अनुमान है, आपको मार्केट से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचनाएं मिली है कि उसका प्राइस फर्दर बढ़ता रहेगा, तो आप उसको महंगी प्राइस पर खरीद लोगे, क्योंकि उसका प्राइस और बढ़ेगा, तो आपको जब आप उसको बेचोगे तो उसको बेचने से आपको मोटा मुनाफा होगा। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब यहाँ पर फिर भी प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हमारी क्वांटिटी फिर भी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड का यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है, अगला पॉइंट है कॉन्स्पिशियस का मतलब जो हमारे समाज में हमारा जो है, जो समाज में हमारा जो सामान है वो बढ़ाएगा। यानी हम महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि समाज के लोग अगर हमारे घर पर आए तो सामान को देखें, भले ही उनका प्राइस बढ़ा और बढ़ेगा, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए उस सामान को हम खरीदना नहीं छोड़ेंगे, हम सामान को और खरीदेंगे। वही अगला शेयर्स और स्पेक्युलेटिव मार्केट, यानी आपको लग रहा है किसी प्राइस का प्रोडक्ट बढ़ रहा है और निकट भविष्य में और आने वाले भविष्य में भी उसका प्राइस बढ़ेगा, तब भी आप उसको खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की होती है, जिस चीज को हमें चाहिए ही चाहिए होता है ना, हम उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। तो भले ही उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खरीदना है तो आपको खरीदना ही होगा। ये होता है आपका बैंड वैगन इफेक्ट। उसके बाद इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब था कि आपके मन में एक धारणा बन चुकी है, मन में एक धारणा बन चुकी है कि कोई सामान जितना ज्यादा महंगा होता है वो उतना अच्छा क्वालिटी का होता है, वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी वो उतना ज्यादा चलता है। तो इसी मन के अंदर जो हमारी जो धारणा होती है उसके कारण हम महंगे से महंगा सामान को खरीदते हैं, भले उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है हमारा इल्यूजन, यानी मन के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जो सामान जितना महंगा होगा वो क्या होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये हमने पढ़ा था आज, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप क्यों दिखाता है, उसकी एक्सेप्शन क्या है, तो ये आज हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आगे अपना इस चैप्टर को कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एन डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।